नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं डॉक्टर मोइस के पास और आइए जानते हैं उन्हीं से कि आखिर ये मंशियात को इस्तेमाल करने वाले लोगों को रिलैप्स क्यों होता है और ये किस तरीके से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइस। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर मोइस, ये बताइए कि जो मंशियात को इस्तेमाल करते हैं ये पहले तो इस्तेमाल करना क्यों शुरू करते हैं? इनमें क्या खुद इरादियत की कमी होती है, खुद एतमादी की कमी होती है, ऐसी क्या रीज़न होती है कि वो किसी और चीज़ पर डिपेंड करते हैं? रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। नंबर वन, एक रीज़न जो पढ़े लिखे लोगों के अंदर अगर ये कॉमन हुआ है तो वो कंपनी है, पीपल जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। कॉलेज स्कूल्स में बड़ी फैमिलीज़ में कूल समझा जाता है, इन समझा जाता है, एंड दे स्टार्ट विद फ्रेंड्स, ताकि शनाख्त तो असल में एक बच्चा अगर अकेला है और उससे कोई से बातचीत नहीं करता, अगर किसी ऐसे ग्रुप में शामिल हो जाता है जहां उससे रिकग्निशन मिलती है, एप्रिसिएशन मिलती है, उसको लगता है मैं उनका पार्ट हूं, तो वो ग्रुप जो कुछ भी करेगा ही विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। तो उसमें अक्सर ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं। ये हम हाई सोसाइटी की बात कर रहे हैं या मिडिल क्लास में बात कर रहे हैं, तो बेसिकली कंपनी की बात आती है। कंपनी किस तरीके से कोई रिकग्निशन, एप्रिसिएशन, आपकी पहचान हो जाती है, एक ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है। कई लोग ज़िंदगी में जब इस हाल में हो कि जी खाने पीने का कुछ नहीं पता, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते, मसाइल को सॉल्व नहीं कर सकते, तो एक रेफ्यूज के तौर पर दे स्टार्ट यूजिंग ड्रग। और उसमें फिर वंस दे स्टार्ट यूजिंग ड्रग, डिपेंड कि क्या यूज़ कर रहे हैं, इवेंचुअली एडिक्शन बन जाता है और एडिक्शन बनने के बाद फिर उसको छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। फिर हमारे लोगों की साइकोलॉजी इस तरह की करनी पड़ेगी कि वो उसको गलत समझें। ये कैसे? सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क में भी अवेलेबल है जहाँ के आप नामुमकिन समझ सकते हैं। सिंगापुर जहाँ पे मौत की सज़ा है वहाँ पे भी अवेलेबल है, एक्सपेंसिव होता है। हमें बेसिकली करना ही होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अवेयरनेस जनरेट करनी होगी। अवेयरनेस हमारी स्टार्ट होनी चाहिए स्कूल के लेवल से, क्योंकि वहाँ जहन पुख्ता नहीं होते। उन बच्चों को अगर इस बात का एहसास हो जाए कि वो ड्रग की वजह से उनकी पहचान नहीं बन सकती, या ड्रग की वजह से उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, या ज़िंदगी में मुश्किल हो, तो ज़रूरी नहीं कि रेफ्यूज ढूंढे, पनाह ढूंढे ड्रग्स में। अगर छोटे लेवल से शुरू करें तो आने वाले 10 साल में ये अवेयरनेस बहुत फैलेगी, और फिर जो बच्चे आज छोटे हैं कल बड़े होंगे, वो इससे दूर रहेंगे, दूसरों को दूर रखेंगे। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। माशरे को इस बला से माशरे को बचाना ख़त्म नहीं हो सकती, मगर बहुत हद तक उसको बचाया जा सकता है। नंबर वन, जितनी भी ड्रग इन्फोर्समेंट की बात करें, एजेंसीज, एंटी नारकोटिक फोर्स वगैरह बात कर रहे हैं, उनकी लिमिटेशंस होती है, उनको फंडिंग होती है बाहर से। अब बाहर से जब फंडिंग होती है तो जितना फंड होगा उस हद तक ऑपरेट करेंगे। फिर उसमें भी ब्लैक शीप्स हैं। ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर जो भी फ्लॉज हैं उसको तो हम लोग सही नहीं कर सकते। हमारा पर्पस यही है कि जो ड्रग्स यूज करते हैं उनको ये रियलाइज कराया जाए कि एक तो एक चीज गलत है। दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये है कि जो सोसाइटी के अंदर उस इंसान को बुरा समझा जाता है, ना कि ड्रग को। उस इंसान को एज अ पर्सन बुरा समझने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिलैप्स कर जाता है, वापस ड्रग यूज करने लग जाता है, इवन रिहेबिलिटेशन के बाद भी। इस चीज को कैसे चेंज किया जाए? हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी खराबी ये हुई है कि लोगों के पास इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन आपको ये समझाती है कि आदत बुरी चीज़ है, मगर आदी शख्स जो है बहैसियत इंसान बुरा नहीं है, कभी ड्रग यूज़ भी नहीं करता था वो, राइट। तो अगर ये अवेयरनेस हो लोगों में कि जी आप बुरी आदत को फोकस करो, ड्रग को आप बुरा भला करो, ड्रग यूज़ करने वाले को ना करो। मगर ड्रग रिहेबिलिटेशन, रिलैप्स होने की एक वजह और भी है। हमने कुछ लोगों पे काम किया था, हेरोइन एडिक्ट की बात कर रहा हूँ, 15-15 साल से एडिक्ट थे। एक चीज़ जो हमने ये करवाई कि अगर एक शख्स से ड्रग छुड़वा देते हैं कुछ देर तक, उसको वापस वो माहौल में ना जाए, वो दोस्तों में ना बैठे, ठीक है। ये रीइंफोर्स होता है उसका वो हैबिट जो है वापस, या इंकरेजमेंट मिलती है उसको वापस स्टार्ट करने की। तो एक तो उस कंपनी में ना जाए, दूसरा कोई हेल्दी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज वगैरह पे डालें उसको, पसीना जिस्म से जितना निकल सके किसी भी एक्सरसाइज में, वो बड़ा हेल्प करता है ड्रग रिहेबिलिटेशन। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। नाज़रीन, अपने यहाँ जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिटी का, ना सिर्फ ड्रग एडिक्ट का, ना सिर्फ ड्रग बेचने वालों का, बल्कि कम्युनिटी का और आपका। यहाँ हम लोगों को सबसे ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करनी है उन लोगों को जो ड्रग क्विट करना चाह रहे हैं, जो ड्रग्स को छोड़ना चाह रहे हैं, जो इस लानत से दूर जाना चाह रहे हैं, लेकिन शायद हमारे माशरे में वो चीज नहीं है अभी तक। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं एक साहब के साथ जो वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने खुद भी डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में। जिस तरह कि हमने आपको पहले बताया था कि हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी क्लास से जो कि
میں جنرلی ازیوم کیا جاتا ہے کہ بہت سمجھ بوجھ ہے اور ان کو معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، پھر بھی یہ چیز کسی کے ساتھ بھی کسی وقت بھی پیش آ سکتی ہے. اس کا واقعی میں اصل نمونہ ہمیں سامنے نظر آتے ہیں سعید الدین صاحب. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عادت کس طرح لگی اور انہوں نے اس کو کس طرح سے چھوڑا. السلام علیکم سعید بھائی. وعلیکم السلام. ایجوکیشن کے ساتھ ازیوم کیا جاتا ہے کہ شعور بھی آ جاتا ہے. جی. تو ہیروئن پھر آپ نے کیسے سٹارٹ کی جب وہ شعور آپ میں ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ چیز غلط ہے؟ ہم جب جاتے تھے نشہ چرس کا لینے کے لیے، کالج لائف میں تھے، تو چرس بڑی ایک کامن سا، جیسے آج کے دور میں آپ کلفٹن ڈیفینس میں چلے جائیں تو موسٹ آف دی گرلز جو ہیں وہ چرس استعمال کر رہی ہیں. کوئی ایک برا نہیں سمجھا جا رہا. فیملی ڈرنک یا فیملی اسموک بن گیا وہ. اسی طرح سے ہمارے دور میں یہ چرس جو ہے وہ بڑی عام تھی. ہم چرس لینے جاتے تھے، وہاں ہیروئن آرام سے ملتی تھی. کتنے عرصے آپ نے نشہ کیا ہیروئن کا؟ 10 سال. 10 سال تک. آپ کو کس موقع پر یہ ریئلائز ہوا کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور اب مجھے مدد کی ضرورت ہے؟ کس پوائنٹ پہ آپ نے ریئلائز کیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور آپ کو اب مدد کی ضرورت ہے؟ مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ جب میری والدہ بہت روتی تھی اس بات پہ کہ میرا بیٹا جو ہے وہ جو سب سے مجھے چہیتا بیٹا ہے وہ نشہ شروع کر چکا ہے، اور اس کے آگے مجھے ان کے پاس بھی یہ اویئرنیس نہیں تھی کہ اس کا علاج ہوتا بھی ہے کہ نہیں. تو ان تک یہ ہمارا ایک نیوز پیپر ہے اخبار اعظم، وہ اویئرنیس کے لیے ہوتا ہے، لوگ اس کو کچھ بھی سمجھیں. تو وہ اخبار میری امی کی کلیگ کو ملا، اور انہوں نے، کیونکہ کلیگ شیئرنگ کرتے ہیں آپس میں، میرا بیٹا نشہ کرنے لگ گیا، تو انہوں نے وہ اخبار میری امی تک پہنچایا. اور میری امی کے علم میں یہ بات آئی کہ جی یہاں کوئی ایک ادارہ ہے اعظم سینٹر، وہاں علاج ہوتا ہے. تو میرا ایک تھا، میں جس سے نشہ خریدتا تھا، اس سے بھی مجھے ایک ان کا ایڈ ملا تھا اعظم سینٹر کا، اور وہ یہاں سے علاج کرا چکا تھا. جو آپ کو نشہ بیچتا تھا اسی نے انڈائریکٹلی آپ کو وہ میرا ریلیٹیو بھی تھا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سعید بھائی ہم سے بات کرنے کی. ناظرین، یہاں آپ نے جانا کہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر منشیات استعمال کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ واپس ریلیپس ہوتا ہے، دوبارہ سے لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. کئی دفعہ علاج کرانے کے باوجود بھی اکثر لوگ دوبارہ سے منشیات کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی کو روکنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ کی ول پاور اور آپ کی مائنڈ پاور. اپنے آپ کو خود ارادی سے آپ نے ان منشیات کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے. پتہ ہوتا ہے، اویئرنیس ہوتی بھی ہے، تب بھی لوگ اس کی طرف آ جاتے ہیں صرف اور صرف ایک ایزی وے آؤٹ ڈھونڈنے کے لیے. ہم لوگوں کو یہ نہیں کرنا، کیونکہ اصل طاقت اور اصل قوت اسی چیز میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچا کے رکھیے. آئیے آپ کو کچھ اور دکھاتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد.